Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। तो इससे पहले की जो प्रीवियस क्लास थी उसके अंदर हम डिस्कस कर रहे थे एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होती है, किसी केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने में थ्रेशोल्ड एनर्जी का क्या रोल होता है, उसके बारे में अपन डिस्कस कर रहे थे। बच्चों आज की जो क्लास है उसमें डिस्कस करेंगे एक केमिकल रिएक्शन में जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनते हैं तो उसमें एक्टिवेशन एनर्जी का क्या रोल होता है। तो एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक जो केमिकल रिएक्शन होते हैं उसके लिए अपन एक्टिवेशन एनर्जी को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो आज का अपना टॉपिक है वापस एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी और अपन ने बात करी थी किसी केमिकल जो रिएक्शन होती है उसमें रेट ऑफ रिएक्शन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है एक्टिवेशन एनर्जी के। मतलब किसी भी केमिकल रिएक्शन के अगर आपको रेट को इंक्रीज करना है तो आपको किसी भी केस में उसकी एक्टिवेशन एनर्जी के मान को कम करना पड़ेगा। मतलब अगर एक्टिवेशन एनर्जी आपके डिक्रीज यानी कि कम है तो रेट ऑफ रिएक्शन अप्रोक्सीमेट आपकी क्या होगी, ज़्यादा होगी। आई बात समझ में? आगे चलते हैं। तो अपन कौन सी रिएक्शन एंडोथर्मिक होती है, कौन सी केमिकल रिएक्शन आपके एक्सोथर्मिक होती है, उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। अपन जानते हैं जो केमिकल रिएक्शन होती है, जो केमिकल जनरली रिएक्शन होती है वो अपने टू टाइप्स की होती है। केवल आपको बेसिक कॉन्सेप्ट याद रखना है। ठीक है ना। आपके टू टाइप्स की रिएक्शन होती है जनरली। एक जो रिएक्शन होती है वो होती है आपके एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और अगर अपन दूसरे की बात करें तो दूसरी होती है आपकी एंडोथर्मिक रिएक्शन। अगर जनरली अपन एक्सोथर्मिक रिएक्शन को देखते हैं तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में किसी रिएक्शन की जो एंथैल्पी चेंजेस होता है, ये हीट ऑफ एंथैल्पी है, किसी केमिकल रिएक्शन की जो एंथैल्पी चेंजेस होती है बच्चों वो होती है नेगेटिव। यहां पर इसकी वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। ठीक है ना। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, अपनी जो एनर्जी होती है, जो क्या होती है, एनर्जी होती है और रिलीज होती है। जब एनर्जी रिलीज होगी तो एनर्जी की वैल्यू कम होगी, तो इस केस में डेल एच का मान नेगेटिव होगा, तो आपका जो डेल ई होता है वो भी क्या होगा, अपना नेगेटिव होगा, जिसको अपन को ग्राफ के द्वारा बताना है कि एक्चुअली में कैसा हुआ है। और यहां पर नेगेटिव हुआ तो इसके लिए एक्टिवेशन एनर्जी का क्या रोल है। अगर जनरली अपन एंडोथर्मिक रिएक्शन की बात करते हैं तो बच्चों एंडोथर्मिक जो रिएक्शन होती है उसमें क्या होता है, एंथैल्पी चेंजेस ओवरऑल पॉजिटिव। ठीक है। क्यों होता है इसके अंदर, क्योंकि इसके अंदर अपन जानते हैं केमिकल रिएक्शन में एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। अब एब्जॉर्ब होगी तो उसके लिए जो एंथैल्पी यानी कि एनर्जी चेंजेस है वो भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो इन दोनों प्रोसेस को अपन को सीखना है। सबसे पहले अपन बात करते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए। अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए अपन ग्राफ बनाए, ग्राफ किसके बीच में आएगा, एनर्जी। कौन सी एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है ना। और इधर क्या आएगा, रिएक्शन प्रोग्रेस, या बोल सकते हैं रिएक्शन कोऑर्डिनेट। ये हो गया। अब आप देखो अपन ने पहले पढ़ रखा है कि रिएक्टेंट के पास सम एनर्जी, कुछ एनर्जी होती है। तो मैं यहां ले लेता हूं, यहां पर हो गया आपका एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, ये एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट हो गया। ठीक है साहब। अच्छा आगे क्या आएगा, अपन जानते हैं रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है। मतलब रिएक्टेंट के पास अगर अपन देखें तो रिएक्टेंट के पास ऑलरेडी इतनी एनर्जी होती है। अब आपको क्या करना है, इसको कुछ एनर्जी देना है। तो मैंने इसको एनर्जी दे दी यहां पर। ये क्या हो गया आपकी मिनिमम एनर्जी, बोले तो थ्रेशोल्ड एनर्जी हो गई। ठीक है ना। अब इसके बाद क्या करेगा, अगर रिएक्टेंट की टोटल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट अगर थ्रेशोल्ड एनर्जी से इक्वल है या थ्रेशोल्ड एनर्जी से मोर देन है तो आप समझ जाना कि जो रिएक्टेंट होते हैं वो जनरली प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। अपन यहां देख रहे हैं कि एंथैल्पी जो चेंजेस हो रहा है वो नेगेटिव आ रहा है, यानी कि एनर्जी रिलीज हो रही है। तो यहां ले लेता हूं मैं, तो यहां मेरा बन रहा है प्रोडक्ट यानी कि एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है। यहां से ग्राफ आएगा ऐसे, ये ग्राफ आ गया। ठीक है। अब आगे चलते हैं अपन। यहां पर क्या है,
इस जगह पर क्या बनता है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स या बोल सकते हैं एक्टिवेट कंपाउंड। क्या होता है, रिएक्टेंट के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपस में कोलाइड करते हैं, और कोलाइड करने के बाद क्या होते हैं, वो चार्ज हो जाते हैं, बोले तो एक्टिवेट हो जाते हैं, और एक्टिवेट होने के बाद क्या बनाएंगे, एक्टिवेटेड कंपाउंड बनाएंगे यहाँ पे। तो ये जाएगा आपका एक्टिवेटेड कंपाउंड। अगर अपन आगे चले, इस तरफ चले, तो इस तरफ क्या है, जैसे यहाँ पर यहाँ चलते हैं, तो ये तो क्या है बच्चों, एक्टिवेशन एनर्जी है। यहाँ से लेके यहाँ तक किसकी एक्टिवेशन एनर्जी, रिएक्टेंट की एक्टिवेशन एनर्जी है ना। आप वन भी बोल सकते हो, आप बोल सकते हो एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड, आगे जा रही ना फॉरवर्ड। और अगर अपन इस तरफ चलें, अगर अपन इस तरफ चलते हैं, तो यहाँ पर क्या होगी, एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड, मतलब आप इधर से आ सकते हो, इधर से कैसे भी जा सकते हो, और बीच वाली एनर्जी पता है ही सही। इसको थोड़ा सा अपन आगे बढ़ा लेते हैं, और इसको थोड़ा सा अपन इधर कर लेते हैं। ये क्या हो जाएगा आपका डेल एच, एंथैल्पी चेंजेस, और यहाँ से निकाले तो बच्चों ये हो जाएगा आपका डेल ई। ठीक है, अब आप देखो अपन कैसे कर सकते हैं, दो प्रोसेस है। देखो डेल ई इज इक्वल टू क्या होगा, इधर क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड माइनस एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड। ठीक है ना। अब आप एक चीज नोटिस करो, ये वाला ज्यादा है या फिर ये वाला ज्यादा है, तो इसका मतलब ये हो रहा है कि यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड यानी कि इसकी वैल्यू ज्यादा है, या आपकी ज्यादा हो रही है फॉरवर्ड के कंपैरिजन में। तो अब ये वैल्यू ज्यादा हो रही है एक्टिवेशन एनर्जी का मान, तो ये तो नेगेटिव है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे डेल ई का मान क्या हो जाएगा, नेगेटिव। जब बच्चों डेल ई का मान नेगेटिव हो रहा है तो डेल एच का मान भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो यहाँ पर ये एक्टिवेशन एनर्जी का रोल होता है। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। अपन एक बार दोबारा रिमाइंड कर देते हैं। देखो एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है एक्टिवेशन एनर्जी। किसी भी केमिकल रिएक्शन में एक्टिवेशन एनर्जी का मान जितना कम होता है, रेट ऑफ रिएक्शन उतनी ज़्यादा होती है। फिर अपन ने पढ़ा है कि जो केमिकल रिएक्शन होती है वो टू टाइप्स की होती है, एक तो होती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक होती है आपके एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, एंथैल्पी चेंजेस नेगेटिव होती है बिकॉज एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है ना, यहाँ पे एनर्जी रिलीज हुई तो डेली का मान भी नेगेटिव आ गया। एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होती है, एंथैल्पी चेंजेस ओवरऑल पॉजिटिव बिकॉज एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, तो यहाँ पे एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है। अब देखो अपन ने बताया कि रिएक्टेंट के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं इनके पास ऑलरेडी कुछ एनर्जी होती है। जैसे आपने इतनी सी मिनिमम एनर्जी, देखो इतनी सी आपने मिनिमम एनर्जी दी तो ये रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल क्या हो गए, एक्टिवेट हो गए, और एक्टिवेट होके क्या बनाते हैं, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। अब the total energy of reactant molecules more than threshold energy, so reactant convert to product, यानी कि reactant easy वे में product में convert हो जाएगा अगर उसकी total energy threshold energy की equal या ज्यादा होगी। हो गया साहब काम, ये फॉरवर्ड हो जाएगा, ये बैकवर्ड। आप इधर से इधर आ सकते हो, इधर से इधर जा सकते हो। तो यहां पे देखिए इसकी एक्टिवेशन एनर्जी इतनी सी है और इसकी एक्टिवेशन एनर्जी इतनी ज़्यादा है, इसका मतलब ये ज़्यादा है, अभी ज़्यादा है तो ऑलरेडी नेगेटिव है, तो अपन ने क्या करा, डेल ई का मान नेगेटिव निकाल लिया। तो बच्चों ये नॉर्मल केस होता है जिनको आपको याद रखना है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो बच्चों अपन ने एक्सोथर्मिक केस पढ़ लिया है, अब बात करते हैं अपन एंडोथर्मिक। तो एंडोथर्मिक अगर अपन को एक्सोथर्मिक केस समझ में आ जाता है तो जनरली एंडोथर्मिक तो इसका अपोजिट करना पड़ेगा अपन को, है ना। एक बार और समझ लेते हैं अपन। अगर अपन एंडोथर्मिक रिएक्शन के बारे में बात करते हैं तो अपन को सबसे पहले ग्राफ बनाना है। अपन जानते हैं ग्राफ किसके बीच में बनेगा, एनर्जी। कौन सी एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है ना, ये ग्राफ हो गया। इधर क्या है, रिएक्शन प्रोग्रेस या फिर आप बोल सकते हो रिएक्शन कोऑर्डिनेट। ये रिएक्शन कोऑर्डिनेट हो गया। ठीक है, वही कहानी, यहां पर आपके रिएक्टेंट है, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। यहां पर क्या आएगा, ये आपके एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। अब ये एनर्जी या तो यहां भी आ सकती है, यहां भी आप कहीं भी ले लो। जैसे अभी मैंने यहां वाला केस लिया था, अब के मैं ये वाला केस ले रहा हूं। ठीक है ना, तो अपन चलते हैं इसको। तो यहां पर क्या है, यहां पर है एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, तो यहां पर क्या आएगी, यहां पर लेता हूं एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, यहां से गया और यहां पर आ गया, आ रही बात समझ में, इस तरफ गया। तो यहां पर जो आपके रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स हैं, मतलब इतनी एनर्जी तो ऑलरेडी आपके पास है, रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स के पास इतनी एनर्जी है। अब आपने क्या करा, उसको कुछ एनर्जी, तो ये मिनिमम एनर्जी हो गई। ठीक है, यहां से लेके अगर अपन यहां तक चलते हैं तो ये क्या होता है आपका रिएक्शन एंथैल्पी, बोले तो एंथैल्पी चेंजेस डेल एच।
और यहां से अगर अपन निकालेंगे तो यहां पे निकल जाएगा डेल ई का मान। तो आप देखो डेल ई का मान कितना निकल रहा है, इतना निकल रहा है, डेल ई का मान इतना निकल रहा है और इतना है आपके एंथैल्पी चेंजेस निकल रहा है। तो इतनी एनर्जी कहां से आ रही है, क्योंकि ये एनर्जी बच्चों एब्जॉर्ब हो रही है। ठीक है, यहां क्या बनाओगे, यहां बनेगा एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स भी बोल सकते हो आप, कंपाउंड भी बोल सकते हो। ये हो गया। अब इधर चलते हैं अपन, तो यहां क्या निकलेगी, फॉरवर्ड एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। ठीक है, इधर क्या निकल जाएगी, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड। ठीक है, अब बताओ ये ज्यादा है, तो अपन तो डेल ई की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो डेल ई इज इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड रिएक्शन माइनस एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड रिएक्शन। तो आप मुझे बताओ कौन ज्यादा है, यहां पर ये वाला ज्यादा है, तो क्या होगा, ई ए फॉरवर्ड ग्रेटर देन ई ए बैकवर्ड। ठीक है, इसका मान किस में पॉजिटिव है, तो डेल ई का मान क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। अब जब डेल ई का मान पॉजिटिव है तो एंथैल्पी चेंजेस भी क्या हो जाएगा अपना, पॉजिटिव होगा। तो एक केमिकल रिएक्शन में एक्सोथर्मिक रिएक्शन है या एंडोथर्मिक रिएक्शन है, तो नाम से पता लग रहा है एक्सोथर्मिक रिएक्शन में एनर्जी रिलीज होती है, इसलिए एनर्जी का मान कम मिलता है। लेकिन बच्चों जो एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है उसमें एनर्जी अपने एब्जॉर्ब होती है, इसलिए अपन को एनर्जी का मान ज़्यादा है। ये दोनों केस आपको याद रखने, ये वाले केस, ठीक है ना, दोनों केस आपको याद रखने। केस क्या है, अगर आपका केस फर्स्ट लिया जाए, एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड रिएक्शन ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड। दूसरा जो केस अगर अपन यहां पढ़े वो क्या हो जाएगा, एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड लेस देन एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड, है ना। तो इस केस में क्या होगा, देखो यहां पर तो इसका मान ज्यादा हो रहा है ना, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, एक ही बात है। तो यहां पर आ रहा है तो इसका मान ज्यादा आ रहा है फॉरवर्ड रिएक्शन का, इसका मतलब ये क्या है, ये हो जाएगा आपका पॉजिटिव और ये हो जाएगा आपका नेगेटिव। अगर ये पॉजिटिव है तो क्या होगा आपका एंडोथर्मिक, और अगर ये आपका नेगेटिव है तो क्या हो जाएगा एक्सोथर्मिक। ये रहा केस आपका, यही केस है ना, देख लो आप नीचे वाला, सॉरी ये केस आपका ये रहा ई ए बी, एक मिनट यहाँ कर देता हूँ ई एफ। ठीक है, तो बच्चों आपको ऐसे याद रखना है, मेरे ख्याल से आपको याद हो जाएगा, समझ में भी आ गया होगा आपको एक्चुअली में एक्टिवेशन एनर्जी का मतलब क्या है, थ्रेशोल्ड एनर्जी का क्या रोल है। अब अपन पढ़ने वाले हैं कि एक केमिकल रिएक्शन में एक्टिवेशन एनर्जी की क्या रोल होता है, वो क्या करता है। तो देखो क्या होता है, कोई सी केमिकल रिएक्शन हो उसमें जो आपके रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके पास कुछ ना कुछ एनर्जी होती है और बाहर से अपन को कुछ एनर्जी उनको देना होता है। तो एनर्जी वाले जो आपके रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपस में कोलाइड करते हैं, कोलाइड करने के बाद क्या बनाते हैं, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। अब सब आप बीच में आ गए, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स आ गया। आप जानते हो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स कैसे होते हैं, अनस्टेबल होते हैं, बिकॉज पोटेंशियल एनर्जी का मान हाई होता है, क्योंकि वहां पे बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड मेकिंग दोनों प्रोसेस होती है। तो अगली स्टेप में क्या होता है, जैसे आपका बॉन्ड ब्रेक होगा तो अपना प्रोडक्ट बन जाएगा। लेकिन अपन ने ये पढ़ा है कि अगर आपको रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाना है तो द टोटल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स मोर देन थ्रेशोल्ड एनर्जी या फिर इक्वल थ्रेशोल्ड एनर्जी। ठीक है ना, ये कंडीशन आपको फॉलो करनी पड़ेगी। जल्दी से एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो बच्चों आगे चलते हैं, तो अपन डिस्कस कर रहे थे भी, अब मैं आपसे बता रहा हूं एक केमिकल रिएक्शन के अंदर एक्टिवेशन एनर्जी का क्या रोल होता है। आप देखो जैसे यहाँ पे रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स हैं, है ना, एक तो यहाँ पे रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ पर एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है और नीचे बनता है आपकी तरफ प्रोडक्ट। तो क्या होता है, रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स के पास एनर्जी होती है, तो सबसे पहले क्या होता है, उनकी जो काइनेटिक एनर्जी उनके पास क्या होती है, रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स के पास सम काइनेटिक एनर्जी यानी कुछ काइनेटिक एनर्जी होती है। अब क्या होते हैं, जैसे ही वो आपस में कोलाइड करते हैं, कोलिजन करते हैं, तो क्या होता है कि जो एक दूसरे के क्लोज आते हैं, तो क्लोज आने से क्या होता है, रिपल्शन फोर्स इंक्रीज होने लग जाता है। उस रिपल्शन फोर्स को बैलेंस करने के लिए काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, और जैसे ही पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू हाई हो जाएगी, यहां पर है पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू हाई हो जाएगी, तो इस जगह पर अपन को प्राप्त होगा एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, जहां पे कैसे होते हैं, आपके नॉर्मल बॉन्ड होते हैं, ठीक है ना। अब वो बॉन्ड ब्रेक होते हैं, तो अब यहां से एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स या तो प्रोडक्ट बनाएगा या फिर यहां से वापस क्या करेगा, रिएक्टेंट के पास जाएगा। तो अपन ने बात कर रखी है, अगर इस रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स की टोटल एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी के इक्वल और ज्यादा है, तो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बॉन्ड ब्रेक करके सीधा क्या बना लेता, प्रोडक्ट बना लेता है। तो ये कहानी अपन ने 4 या 5 बार बता दिया, आपको दोबारा समझा देता हूं मैं।
रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स के पास एनर्जी होती है। एनर्जी वाले रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल जब क्लोज आते हैं तो रिपल्शन फोर्स इंक्रीज होता है। उस रिपल्शन फोर्स को बैलेंस करने के लिए क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। और जैसे ही पोटेंशियल एनर्जी का मान हाई हो जाता है तो आपको ये समझना है कि वहां पर बन गया एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। अब एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स में लूज बॉन्ड होते हैं जो ब्रेक हो गया तो प्रोडक्ट बनाते हैं या फिर बनाते वापस रिएक्टेंट। ये डिपेंड करता है थ्रेशोल्ड एनर्जी पे। मैंने बोर्ड पे नोट्स लिख दिया आपके लिए, तो आप मेहरबानी करके नोट्स प्रिपेयर कर लेना। रोल ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी इन ए केमिकल रिएक्शन। जैसे मैं एक रिएक्शन ले रहा हूं, एक मेरे पास से रिएक्शन ए बी और यहां पे लिख दिया मैंने सी। ये है आपके रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स, ये हैं आपके रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स। और अपन जानते हैं अगर ये रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स है बच्चों, इनके पास क्या होगी, एनर्जी। यहां पर केमिकल रिएक्शन होती है, ठीक है। तो साहब पहले तो काइनेटिक एनर्जी है, मतलब इनके पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। अब क्या होंगे, जैसे एक दूसरे के क्लोज आएंगे तो रिपल्शन फोर्स इंक्रीज होगा। उसको बैलेंस करने के लिए क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। तो ये बन जाएगा आपका एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। देखो कैसे बनाया मैंने एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, बना लोगे, ठीक है। क्या बनेगा, ये एक्टिवेटेड, ये आपका एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बन गया। अपन जानते हैं यहां पर ये किस में कन्वर्ट होगा, सीधा पोटेंशियल एनर्जी में। अब जैसे यहां पे पोटेंशियल एनर्जी हाई हो जाएगी तो हाई होने पर ये मिलेगा, आगे क्या होगा, बॉन्ड ब्रेक होगा, और बॉन्ड ब्रेक होगा तो अपन को क्या मिलेगा, एक तो ऐसी प्रोडक्ट मिल जाएगा, एक बी बाहर निकल जाएगा। ये बन गया आपका प्रोडक्ट, ठीक है ना। अब यार प्रोडक्ट बन रहा है तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि रिएक्टेंट के जो मॉलिक्यूल्स है उनकी जो एनर्जी है वो थ्रेशोल्ड एनर्जी से मोर देन या फिर इक्वल है। अपन चाहें तो इस प्रोसेस को ग्राफ के द्वारा भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे करेंगे देखो, है ना, इधर तो क्या आएगा आपके पास एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, और इधर क्या आएगा आपके पास रिएक्शन प्रोग्रेस या रिएक्शन कोऑर्डिनेट। ये हो गया, है ना। येलो साहब यहाँ ले लेता हूँ मैं, यहाँ पे, ठीक है। एक को यहाँ ले लेता हूँ और एक में, अब मेरे हिसाब से एक्सोथर्मी भी कर सकता हूँ, एंडोथर्मी कर सकता हूँ, कुछ भी कर सकते हो आप, है ना। ये हो गया। तो एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, यहां पर आपने क्या लिया है, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट आपने क्या लिए, ये लिख देता हूं मैं सिर्फ, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। यहां पे क्या लिया आपने, ए बी प्लस सी लिया है। तो इन्होंने क्या बनाया है, इन्होंने बनाया है यहां पर एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, ये बन गया। अब पता है इस जगह पर एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना, इसका मतलब यहां पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी बच्चों, यहां पर होगी पोटेंशियल एनर्जी हाई। साथ में क्या होता है, यहां पर लूज बॉन्डिंग होने के कारण ये होता है अनस्टेबल। तो यहां पर ये एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट है, तो यहां पर आपको क्या मिलेगा, AC प्लस बी, आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा। अब इस स्टेट को पार करके आपको जाना पड़ता है, इस स्टेट को पार करके। अभी कैसे जाते हैं, तो मैंने सारी बातें लिख रखी है। अगर आपको यहां से रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल को प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करना है तो इनकी एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी से मोर देन या इक्वल होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो यहां से बॉन्ड ब्रेक होगा और बॉन्ड ब्रेक होते क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट बन जाएगा। आगे बात समझ में। अच्छा अगर ऐसा नहीं होता है तब भी यहां से बॉन्ड ब्रेक होगा, लेकिन बॉन्ड ब्रेक होकर वापस क्या बन जाएगा, आपके रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल शो हो जाएंगे। तो बच्चे पूरी कहानी लिख रखी है, देखो मैंने, वेन आप रिएक्शन लिख लो ए बी, when AB and C molecules are in the motion then they have kinetic energy, इनके पास kinetic energy होती है with them, but when molecules approach near to each other then repulsion, देख repulsion, तो repulsion between them increase. To control the repulsive forces, the kinetic energy of the molecules, the kinetic energy of the molecule changes to potential energy and the energy increase till in reaction maximum. जब potential energy का मान maximum होता है, मतलब इन सारी बातों का आप यहां से लिख सकते हो। आगे चलो, if the reactant molecules, अब क्या लिखेंगे अपन, बीच में खड़े हो गए है ना, if the reactant molecule have energy equal to threshold energy or more than the activated complex, ठीक है ना, मोर देन द एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स ब्रेक टू फॉर्म प्रोडक्ट, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द कॉम्प्लेक्स चेंजेस इनटू द काइनेटिक एनर्जी। वापस हो गया। दूसरा केस पढ़ो, इफ द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैव एनर्जी लेस देन द थ्रेशोल्ड एनर्जी देन द एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स ब्रेक बैक टू फॉर्म रिएक्टेंट एंड द पोटेंशियल एनर्जी चेंज इनटू काइनेटिक एनर्जी। अब इस सारी बातें दोहरा देता हूं मैं आपको दोबारा, देखो
एनर्जी वाले रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स होते हैं, आपस में कोलाइड करते हैं, तो कोलाइड करने के बाद क्या होता है, उनमें रिपल्शन फोर्स इंक्रीज होता है। तो इस रिपल्शन फोर्स को बैलेंस करने के लिए काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, यहां पे आ जाती है। इस जगह पर पोटेंशियल एनर्जी का मान बहुत हाई हो गया इस जगह पर, यानी इस जगह पर बन गया एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। अब बेटा यार बॉन्ड तो ब्रेक होगा ना, अब एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बन गया। अब मुझे इधर जाना है या मुझे इधर जाना है, तो अगर रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स की टोटल एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी के इक्वल एंड मोर देन, सो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल में चेंज हो जाएगा। और बच्चों ऐसा नहीं होगा तो वापस क्या हो जाएगा, बैक हो जाएगा। इन बातों को अपन ने यहाँ पे लिखा है इसके माध्यम से। तो आई होप आप धीरे धीरे स्लो मोशन में इसको पढ़ना, आपको समझ में जाएगा। बच्चों ये सारे हो गए अपने एक्टिवेशन एनर्जी का केमिकल रिएक्शन में क्या रोल है। मैंने सारी लैंग्वेज बोर्ड पे इसलिए लिखी ताकि आपको नोट्स बनाने दिक्कत नहीं आए। दूसरी बात, अपन ने कैलकुलेशन ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एंड मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन कर लिया। अब अपने क्या बचता है, एक्टिवेशन एनर्जी में अपने बचते हैं न्यूमेरिकल्स के, एक्चुअली में इसके क्वेश्चंस कैसे आते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो बच्चों इसके जो न्यूमेरिकल्स है वो अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। जब तक आप इसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और मैथमेटिकल जो रिप्रेजेंटेशन थे उसके आपके फॉर्मूले आपको याद करना है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.